नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। उनके हालिया भाषणों से इसका अनुमान लग रहा है कि राहुल का ध्यान केवल बिहार पर नहीं बल्कि अब पूरे देश में है और पूरे देश में बीजेपी को परास्त और पस्त करने की तैयारी राहुल गांधी और कांग्रेस ने कर ली है, ऐसा दिख रहा है। इधर मोहन भागवत के बयान से भी अंदेशा हो रहा है कि मोदी की चला चली की बेला जो है वो करीब आ गई है। तीसरी बार के कार्यकाल का पहला साल तो मोदी ने जैसे तैसे पूरा कर लिया, लेकिन क्या 5 साल इस सरकार को मोदी चला पाएंगे या वाकई देश में मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे? ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। एक तरफ मोदी विदेशों में खूब घूम रहे हैं, अभी आपने देखा लंबी यात्रा करके आए हैं, अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी तक नरेंद्र मोदी को 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान पाकर नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और हो सकता है कि इस तरह मोदी एक नया रिकॉर्ड बनवा ले। लेकिन मोदी जो हैं, देश में मोदी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। जी हाँ, एक तरफ आप तो सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके खिलाफ गुस्सा यहाँ की जनता जो है, जो आपको वोट देकर उस कुर्सी तक बैठाई है, वो जो है आपसे नाराज हो रही है। उनकी नाराजगी आपके प्रति बढ़ रही है। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस और विकास के दावे, इन सब की सच्चाई जनता के सामने अब आ चुकी है। दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बारिश में पहिए थम गए, सड़कें नदी बन गईं। दिल्ली का हाल भी वैसा ही है। और उधर गुजरात में पुल टूटने से लेकर केरल और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों में बने गड्ढे बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की नदियां नरेंद्र मोदी के राज में देश में बह रही हैं। लोगों से बुनियादी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। इधर कांवड़ यात्रा के शुरू होते ही अराजक तत्वों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। बहुत सारी तस्वीरें, उन तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। और आज सावन का पहला दिन है, अभी तो महीना बाकी है। ऐसे कांवड़ की यात्रा में घुसे हुए जो अराजक तत्व हैं, उनकी गुंडागर्दी जो है वो अभी आने वाले दिन आप रोज देखेंगे। यानी विकास से लेकर धर्म की स्थापना तक सारी बातों को लेकर फैलाया गया जो झूठ है वो अब जनता देख रही है। बिहार में सबसे पहले अभी आपने देखा चुनाव से पहले क्या कुछ हो रहा है बिहार में पहले ही बीजेपी के खिलाफ मतदाता सूची अपडेशन को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। इधर आज ओडिशा पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी की सच्चाई सामने रखी है कि वो केवल अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और जनता की ताकत कम करने के लिए संविधान को खत्म कर रही है। आपको बता दूं कि ओडिशा में पिछले साल ही चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा है, फिर उसके अलावा आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और बीजेपी यहां पर सत्ता में आई है। ओडिशा में पूरे अपने दम पर, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ तो बीजेपी जो है सत्ता में आई है। लेकिन इसी ओडिशा में आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और वहां उन्होंने भाषण दिया। अपने उनके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने मोबिलाइज करने की, उत्साह भरने की, जोश भरने की कोशिश की इस भाषण के दौरान। तो लेकिन इसके क्या मायने हैं? मायने यही है कि अब चुनाव की नए सिरे से तैयारी हो रही है। ओडिशा में कही गई जो बातें हैं, उन बातों का असर बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी पड़ेगा। और अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तब भी यहां से बदलाव हो सकता है। आइए जरा सुनते हैं सबसे पहले कि क्या कहा है ओडिशा में राहुल गांधी ने, और उसके बाद सुनेंगे क्या कहा वहां पर ओडिशा में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। जरा पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, सुनिए। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको ओडिशा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह ओडिशा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है,
ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। तो सुन रहे थे, आपके जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। इसका लक्ष्य सीधा सीधा यही है कि किसी भी ढंग से आपके इस जल जंगल और जमीन को यहां उसकी चोरी की जाए। रथ को रोककर और कैसे अडानी के परिवार को लाया जाता है, और उस रथ का और एक अलग महत्व है। पुरी में जगन्नाथपुरी आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए जाना जाता है और रथ यात्रा होती है हर साल। उस रथ यात्रा में इस बार भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन उसके अलावा यहां पर किस ढंग से एक उद्योगपति के लिए वहां रथ को रोका गया, इसका जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन रथ रोकना और उसके अलावा अंदर खाने जो बात चल रही है वो जल जंगल और जमीन की चल रही है। और यही जल जंगल जमीन की बात वहां छत्तीसगढ़ में भी चलती है, बात जो है वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी चलती है। यानी कैसे उद्योगपतियों के हाथों में आपकी जमीनों को, आपके जो वन संपदा है उसको उनके उद्योगपतियों को कैसे सौंपा जा रहा है, इसकी तस्वीर अगर आपको देखनी है तो आप ओडिशा जाइए, आप जाइए छत्तीसगढ़। ये 2 राज्यों में तो जरूर जाइए। इन दोनों राज्यों में 2 ही नहीं बल्कि तीसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। यहां भी सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया है। उस भाषण के कुछ और अंश को, कुछ और हिस्से को आप तक हम लेकर आएंगे, सुनाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां थे, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। मोदी जी ने बहुत सी बातें करके गई, अभी भी करते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार आई है। डबल इंजन सरकार क्या है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? अरे डबल इंजन की सरकार तो अदानी को जमीन दे रही है, पीयूसी बेच रही है, सब चीजें अमीरों के लिए हैं, इस ओडिशा के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूं, मेरे को दर्द है क्योंकि ये संविधान बचा तो ही मैं बचूंगा। दलित बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, नौजवान बचेंगे, महिला बचेंगे, किसान बचेंगे। दूसरों की इसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं? वो खा पी के मजे में है, उनको कुछ चाहिए नहीं। तो सुन रहे थे आप, यहां भी ये भी बात जो कर रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी बात कर रहे हैं जल जंगल और ज़मीन की। और सबसे पहले कि ओडिशा हो या ऐसे राज्य जो वन संपदा वाले राज्य हैं, उन राज्यों में कैसे उसका दोहन हो रहा है, उन राज्यों का, इसकी तस्वीर, इसकी बानगी यहां पेश कर रहे थे ये दोनों नेता। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके थे। राहुल गांधी के भाषण में और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, कैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला है यहां पर, उसका जिक्र भी, और साथ साथ कैसे चुनाव की चोरी हो रही है इसका जिक्र भी करते हुए यहां पर ये दोनों नेता नजर आए। राहुल गांधी ने आज वहां से भी बिहार के चुनाव की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की, और जब बिहार के चुनाव की बात कर रहे थे तो बात महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की भी कर रहे थे। जरा उस बात को भी सुन लीजिए कि राहुल गांधी कह क्या रहे थे। पहले से भी कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है अब इसलिए क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, कल आपने सुन लिया, देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। राहुल गांधी की इस बाइट को सुनिए। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है
अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। तो सुन रहे थे आप बिहार को, और उसमें भी बीजेपी को बिहार का चुनाव चोरी करने नहीं देंगे यहां पर। और पूरा इलेक्शन कमीशन की यानी चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए यहां राहुल गांधी, ओडिशा में आज राहुल गांधी का यह शानदार भाषण, जोश भरने की कोशिश वहां के लोगों में और खासकर कांग्रेस के समर्थकों में। इधर 2 दिन पहले, थोड़ा सा और पहले चलें, 2 दिन पहले नागपुर में मोहन भागवत ने 75 साल पूरे होने पर किनारे होने का बयान दिया है। आप 75 साल अगर आपकी उम्र हो गई तो आप किनारे हो जाइए। इस पर भी अब सियासत गर्म हो गई है दोस्तों, कि क्या मोदी के खिलाफ अब आरएसएस भी खड़ा हो गया है और चाहता है कि मोदी सत्ता से हट जाएं, क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्हीं के बनाए नियम से मोदी की उम्र मार्गदर्शक मंडल में जाने की हो जाएगी। यानी इसी सितंबर में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और आज से 2 दिन पहले मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल के अगर हो गए हैं तो आप किनारे हो जाइए। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब आरएसएस लग गया है? अगर मोदी पीएम नहीं रहेंगे तो क्या अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन सब की पीएम पद की महत्वाकांक्षा जाग जाएगी? क्या इन हालात में बीजेपी के भीतर घमासान होगा और क्या एनडीए बिखर जाएगा? ऐसे कई सवाल भागवत के बयान से खड़े हो रहे हैं। उधर बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई है और दोनों जजों की जो टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी से विपक्षी दल उत्साहित हैं। खासकर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने की, यानी इनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करने के सुझाव को लेकर विपक्ष उत्साहित है। और उत्साहित विपक्ष बिहार चुनाव से पहले अपनी जीत की शुरुआत की तरह इसे देख रहा है। तो उम्र और परिस्थितियां मोदी के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इन सब के बीच देश में मध्यावधि चुनाव के आसार बनते हम देखेंगे? और ऐसे में राहुल गांधी का चुनावी मोड क्या इंडिया को और आगे ले जाएगा, या ये कहें कि ऐसे में राहुल गांधी का चुनावी मोड इंडिया को कितनी बड़ी बढ़त दे सकता है? आज इन सब पे चर्चा करेंगे और कैसे विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है इस पे। देश में क्या मध्यावधि चुनाव होंगे? आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले परिचय करवाता हूं। 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, फिर हमारे साथ देखिए यहाँ कोलख्यान जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलख्यान जी और सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, पहले आपके पास आना चाहता हूँ, आखिर ओडिशा अभी अचानक क्यों चले गए? चुनाव तो अभी अभी बीता है कल, यानी पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी हो गए। ओडिशा जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी कांग्रेस पार्टी को? जाना था तो बिहार जाते, ओडिशा क्यों गए? जी राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार अभी होके आए हैं, लेकिन ओडिशा में जो हो रहा है वो एक ऐसी चीज है जिसको राहुल को वहां जाके बताना जरूरी था। उन्होंने ये बहुत जोर देके कहा है कि वहां अडानी की सरकार चल रही है। अडानी की सरकार चलना का आरोप एक बहुत बड़ा आरोप है। वो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पे जिस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं, पहले बीजू जनता दल ने और फिर बीजेपी ने, तो कांग्रेस को वहां सबसे ज्यादा अपनी संभावनाएं नजर आती हैं। और इसलिए जो है राहुल गांधी अकेले नहीं गए, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां गए हुए हैं।
वहां उन्होंने जो एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी बड़ी आगे चल के चर्चा होगी और जो बहस में आएगा, कि अडानी के लिए धार्मिक यात्रा तक रोक दी जाती है। लाखों लोग, जगन्नाथ रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी यात्रा होती है, लाखों लोग उसके साथ चलते हैं, और जैसा आपने बताया कि भगदड़ हुई और कितने ही लोग वहां मारे गए। तो राहुल गांधी जो है अब उस हर जगह पे जा रहे हैं जहां उन्हें संभावनाएं नजर आ रही हैं, और इसीलिए बिहार के बाद वो ओडिशा गए। एक खास बात हम आपको और बताएं, आज कांग्रेस ने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जो अभी खड़गे जी कह रहे थे, दलितों का सवाल उठा रहे थे कि मैं दलित कम्युनिटी से आता हूं, तो उसी दलित कम्युनिटी से आने वाले रोहित वेमुला की आत्महत्या का जो सबसे बड़ा आरोपी था रामचंद्र राव, उसको भाजपा ने तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है। और आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी ने जानबूझ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने उसे फौरन पद से हटाने की मांग की है, माफी मांगने की मांग की है, और ये बहुत बड़ी बात है। रोहित वेमुला कांड मोदी जी के आने के बाद का सबसे बड़ा कांड था, जिसके ऊपर पूरे देश में एक हलचल मच गई थी, खासतौर से दलित समुदाय में। रोहित वेमुला की मां जो है वो आके राहुल गांधी से यात्रा में मिली भी थी जी, और उसका आरोपी जो है उसको बीजेपी अपने एक राज्य का अध्यक्ष बनाती है। तो कांग्रेस का कहना है कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी दलित, आदिवासियों के प्रति क्या रवैया रखती है, उसका क्या रुख है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 75 साल की, आज जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो बात सबसे ज्यादा आगे जाएगी वो ये 75 साल वाली बात ही जाएगी। वाकई आपने सही कहा कि इस 75 साल का जिक्र करके भागवत जी ने सबकी महत्वाकांक्षाएं जगा दी हैं, और जाहिर है कि 11 साल हो गए हैं। 11 साल किसी को भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और बीजेपी के जो लोग थे जो अभी तक सोचते थे कि 75 साल का फार्मूला मोदी जी पे लागू नहीं होगा, वो कहते थे 2029 और उसके बाद 2034 और लगातार आगे बढ़ते चले जाते थे कि मोदी जी रहेंगे सॉरी, और नो वैकेंसी। लेकिन भागवत जी का ये कहना राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल मचा चुका है, और भागवत जी जो है मोदी जी से पहले 75 के होने वाले हैं। कहीं भागवत जी ने उससे पहले अपना पद छोड़ दिया, तब मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह भागवत जी ने कहा है कि बाजू हो जाओ, ये मुंबई की भाषा है, मुंबईया भाषा जिसे कहते हैं, और बड़े इसका अर्थ बड़ा गंभीर अर्थ होता है। बाजू हो जाओ मतलब हट जाओ, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, बाजू हो जाओ, निकल जाओ अब यहां से, अब तुम्हारी जगह नहीं है। उन्होंने बड़े सख्त लफ्जों में, स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अब बाजू हो जाओ। तो ऐसे में मोदी जी किस तरह अपने आप को बचा पाएंगे? अभी आपने कहा कि परिस्थितियां और उम्र तो अपने आप में है ही, लेकिन परिस्थितियों ने उस उम्र के सवाल को बहुत बड़ा बना दिया है। अगर घर में समस्या नहीं होती तो मोदी जी ये विदेश यात्राएं नहीं करते। इन 6 या 7 देशों की यात्राओं का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ इसलिए थी कि वो बाहर जाके बताए कि देखो देखो मैं कितना लोकप्रिय हूं, और वही मीडिया ने काम किया कि इतने सम्मान, इतनी जगह वो संसदों को संबोधित कर रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन इससे घर की समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। घर में ऑलरेडी वैसे ही सवाल उठ रहे थे, और भागवत जी ने ये कह के उन सवालों को और हवा दे दी जी। अभी अमेरिका के साथ डील होने वाली है, और जिस दिन वो डील हो जाएगी आप समझ लीजिए कि भारत का व्यापार और भारत का किसान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अभी हम कई लोगों से मिल रहे थे, अभी कई कुछ जगह गए हम, जहां लोग बता रहे थे, हर वर्ग के लोग थे, व्यापारी भी थे, बड़े व्यापारी भी थे, वो बता रहे थे कि हर दाल, हर चीज विदेश से ऑलरेडी आने लगी है, और उन्होंने हमें अपने भाव बताए। वो व्यापार करते हैं, बड़ा थोक के व्यापारी हैं वो सब, कि ये देखिए इंडिया में ये चीज इतनी है और ये मुद्रा से हमें इस रेट में मिल रही है। मुद्रा मतलब, एक बार तो हम समझे नहीं। उन्होंने कहा मुद्रा एयरपोर्ट जो अडानी का है जी, सब वहीं आ रहा है माल पूरा का पूरा। हमने कहा अच्छा
चले जी वहां हर माल विदेश से आ रहा है और आपको क्या चाहिए ये अभी यहां पे आ जाएगा। वो तो सारा रेट बता रहे थे कि 300 रुपए भाड़ा लगता है आने का, ये स्टेट में आता है, हमको इतना बढ़ता है, इतना मुनाफा हो रहा है हमको, हम भारतीय किसान का माल क्यों बेचेंगे। लेकिन उन लोगों के दिल में दर्द था, वो कह रहे थे किसान हमारा तबाह हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसीलिए जो घर की समस्याएं हैं मोदी जी उनसे बचने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं जी। ये जो डबल इंजन की सरकार बार बार कह रहे हैं, अभी खड़गे जी ने कहा डबल इंजन क्यों लगता है जब एक इंजन कमजोर होता है या दोनों इंजन कमजोर होते हैं। हालत आज वही आ गई, दोनों इंजन कमजोर हैं, राज्य का भी इंजन कमजोर होता है और केंद्र का तो ऑलरेडी है ही है कमजोर। ऐसी स्थिति में 75 साल का सवाल अब सबसे बड़ा सवाल है और उभर कर सामने आएगा। अमित शाह, योगी और बाकी दूसरे कई लोग, गडकरी जी भी उसमें शामिल हैं, वो अपने चांस देखेंगे। और अगर कहीं भागवत जी ने, क्योंकि भागवत जी का बहुत कोई स्टेक लगा हुआ नहीं है, आरएसएस में भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमें भी मौका दो, सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, सरसंघ चालक के भी। भागवत जी उनसे पहले, भागवत जी भी 75 के हो रहे हैं, वो 11 सितंबर को हो रहे हैं और मोदी जी हो रहे हैं 17 सितंबर को, दोनों के बीच मात्र 6 दिन का अंतर है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या भागवत जी जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आरएसएस का जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये नहीं बताता है, पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ पर 79 ईयर्स ओल्ड भी रहे हैं इसके अध्यक्ष। तो अभी भागवत के पास मौका है आगे बढ़ने का, लेकिन चूंकि जो गड्ढा खोदा है नरेंद्र मोदी जी ने तो खोदा है शकील जी, उन्होंने तो उन्होंने ही वो दर्शक दीर्घा बनाया था ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं कि भागवत जी अगर कहीं कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं कि मैं भी छोड़ रहा हूं, तो फिर मोदी जी का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भागवत जी ये कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रहते हुए भी संघ में जो आपने बताया बाकी सरसंघ चालक थे, उनके बराबर सम्मान तो वो नहीं कमा पाए। वो लोग थोड़ा सा सरकार से या बीजेपी से दूरी बना के रखते थे, और ये बात हम लोगों से तमाम बार कहते थे कि आप संघ को और भाजपा को साथ रखते हैं, संघ अलग चीज है, संघ राजनीतिक है, संघ ऐसा नहीं करती है। आज तो वो ये भी नहीं कहते। तो संघ के अंदर भी सवाल तो उठने लगे हैं, और अगर कहीं भागवत जी ने संघ के दबाव में खुद अपना पद छोड़ दिया तो फिर मोदी जी का बचना बहुत मुश्किल। और दूसरी बात यह है कि ये जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनकी भी अपनी छोटी छोटी ताकत है, लेकिन वो ताकत जो है वो इसलिए काम में नहीं आती है कि मोदी जी को संघ का साथ है। तो संघ का साथ अगर मोदी जी को नहीं होगा तो अमित शाह हो या योगी जी हो या नितिन गडकरी हो, नितिन गडकरी इनमें सबसे ज्यादा संघ के नजदीक है। संघ का जो अगर कोई विश्वास पात्र है तो नितिन गडकरी है, और संघ अगर सबसे ज्यादा किसी में संभावनाएं देखता है तो वो योगी जी में देखता है। अमित शाह के अपने रूट से तो कोई भी कम नहीं है इनमें से। कौन इनमें से बाजी मार ले जाए कहना बहुत मुश्किल है, और संघ किसी और को भी ले आए ये भी कहना मुश्किल है। तो ये जो सवाल शुरू हुआ है यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। नहीं तो आज से पहले कोई पूछ भी नहीं सकता था, हम लोग नहीं पूछ सकते थे ये कि कौन बनेगा, लड़ने के लिए आ जाते थे। मोदी जी कहां जा रहे हैं जो कौन बनेगा। मोदी जी रहेंगे अभी 20 साल, मोदी जी रहेंगे 25 साल, 47 तक का तो उन्होंने टारगेट यही था शायद 2047 तक का, कि जब भारत के 100 साल होंगे आजादी के तब मोदी जी जश्न मनाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज भागवत जी ने कह दी है जो बीजेपी के लिए बहुत संभावनाएं पैदा करेगी और मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक बात ये भी देखिए कि अमित शाह सबसे पहले रिटायरमेंट की बात करने आए, गुजरात में भाषण दे रहे थे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करूंगा, वेद उपनिषद पढ़ूंगा, कुछ खेती बाड़ी करूंगा, ये कह रहे थे। फिर उसके बाद 2 दिन बाद आते हैं भागवत साहब, वो भी रिटायरमेंट की बात करते हैं, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिवंगत विचारक हैं आरएसएस के, उनकी किताब, उनके नाम पर उनको समर्पित किताब है मोरोपंत पिंगले, द आर्किटेक्ट ऑफ द हिंदू रिसर्जेंस।
ये किताब और इस किताब के विमोचन पे भाषण दे रहे थे। और इस भाषण में जो बातें उन्होंने कही हैं वो यही उनको लेते हुए, यानी पिंगले साहब को कोट करते हुए यहाँ पर पूरी बात कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करते हुए नरेंद्र मोदी को कि 75 साल के हो गए तो क्या क्या करना चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद दोस्तों हमारी राय देखिए इसी मसले पे, और इसमें ये सारी चीज़ें इसका जिक्र है, ज़रूर देखिएगा। थोड़ी चीज़ें हमारी राय के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि उसको भी आप देखें, और बहुत कुछ उसमें है। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होंगे? चलिए यही सवाल आपके सामने सीधा। बिहार चुनाव है, उस पर बात करेंगे हम, और कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, आज इसी प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी और उनको घेरने की कोशिश आरएसएस क्यों कर रहा है, और देखिए कि बहुत पहले से कर रहा है। नॉन बायोलॉजिकल वाली बात पे भी किया, और जब जब नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी वैसी बातें करने की कोशिश की, आरएसएस ने लगाम कसने की कोशिश की है। लेकिन अब किस दिशा में? 75 साल। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो है अपने आप रिटायर नहीं होते हैं। आज ही इसी प्रोग्राम के थोड़ी देर पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें नेतन्याहू के बारे में पूरा आर्टिकल है वो, कि किस तरह वो कुर्सी में बचे रहने के लिए युद्ध का वो बढ़ाते गए और युद्ध को शांत नहीं किया, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। जिस दिन युद्ध रुकेगा उस दिन नेतन्याहू नीचे चले जाएंगे। तो इस प्रकार के जो नेता होते हैं वो कुर्सी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो अपने आप तो मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, उनको रिटायर करने की परिस्थितियां बन जाएंगी, जैसे शकील जी बता रहे हैं, वो परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, पहली बात तो राजीव जी की, जो 11वें साल में तीसरे टर्म में जब कोई व्यक्ति होता है या दूसरे टर्म में होता है, तो उसकी शख्सियत अपने आप एक, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत मजबूत संविधान है यहाँ का, तो भारत का प्रधानमंत्री अपने आप एक ग्लोबल स्टेट्समैनशिप की हैसियत रखता है। अफसोस की बात, और मनमोहन सिंह रखते थे, मनमोहन सिंह का जिस तरीके से सम्मान था मनमोहन सिंह रखते थे, जो अभी हाल फिलहाल का हमारे पास एग्जाम्पल है। इंदिरा गांधी, नेहरू, इन सब की बात तो है ही इतिहास में। लेकिन 11वें साल में नरेंद्र मोदी स्टेट्समैन नहीं बन पाए। वो एक चुनावी नेता ही हैं, वो चाहे अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, वो चुनावी नेता और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान में केंद्रित करते हुए एक चुनावी नेता है। उनका हर भाषण चुनावी होता है, हर भाषण में वो विपक्ष को टारगेट करते हैं इत्यादि। अब जरा एनालिसिस करें कि मोदी साहब के जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उस कुर्सी के पाए क्या क्या थे जो कुर्सी बनाई उन्होंने। एक था राष्ट्रवाद, दूसरा विश्व गुरु, तीसरा विकास, गुजरात मॉडल, आर्थिक स्थिति, और चौथा उनका पाया जो है ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान। इन 4 पायों पे मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। नेशनलिज्म का स्थिति आप ये देखिए कि सीज फायर कैसे हुआ है। ट्रंप का तो स्कोर करना ही बंद कर दिया गया है कि कितनी बार वो कह चुके हैं, शायद 20 या 21 बार कह चुके हैं, उन्होंने सीज फायर करवाया। 21 बार कह चुके हैं, है ना? 21 बार कह चुके हैं। और हासिल क्या हुआ? तो ये ट्रंप को किनारे रखते हैं, हमको ये बताएं कि हासिल क्या हुआ इस युद्ध में, जो ये पाकिस्तान के साथ हुआ, इसमें हासिल क्या हुआ, क्या क्लेम कर सकते हैं? क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे, या कोई राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि ये हमने पाकिस्तान को मनवा लिया है? सेनाओं के जनरल्स के बयान हमारे सामने, वो कह रहे हैं कि हम लगातार, जिस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत का दिन था, उसी दिन शाम को सीज फायर हो गया। ये सीज फायर बहुत विवादित है
और इस सीज फायर मोदी जी भी समझ रहे हैं कि सीज फायर को लेकर उनका जिस तरीके से पुलवामा बालाकोट हो गया वो ये नहीं हो पाया। तो आप देखिए कि लगातार सीज फायर को पीछे करने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट होता रहा, जिसमें ये लोग माहिर हैं, कभी चुनाव आयोग के जरिए, कभी किसी और बातों के जरिए। विश्व गुरु की स्थिति यह है कि ऐसा आइसोलेशन भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक भी देश आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। और कितनी भारत के लिए बड़ी इसको कहूँ कि ग्लानि की बात होगी कि जब जरूरत पड़ी तो इजराइल और तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान से हमको समर्थन ले रहे हैं। हमको यूरोप ने समर्थन नहीं दिया, हमको अमेरिका ने समर्थन नहीं दिया, हमारे पारंपरिक दोस्त रूस ने समर्थन नहीं दिया, तमाम एशिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने समर्थन नहीं दिया, दक्षिण एशिया में जो हमारे मित्र हैं उन्होंने समर्थन नहीं दिया, जो कि हमेशा देते रहे। जब भी पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ है तो कम से कम सबसे पहली आवाज जो है वो साउथ एशिया से ही उठती थी। दूसरी बड़ी ताकतवर आवाज उठती थी ईरान की तरफ से। वो सब खत्म हो चुका है। आप जाते रहे, वीडियो डालते रहे, ढोल बज रहे हैं वहां पे अफ्रीका में और यहाँ वहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप जियो पॉलिटिक्स में कुछ हासिल नहीं कर लेते। जिस तरीके की ट्रेड डील के लिए टैरिफ जो है वो ट्रंप फोर्स कर रहा है, शकील जी सही कह रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा। वो भी तब जबकि हम वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं। और बाकी टैरिफ को छोड़ दीजिए, वो जो दो बातें कह रहा है अमेरिका कि ब्रिक्स कंट्रीज पे 10% एडिशनल टैरिफ उनके साथ ट्रेड करने में, और रशिया से आप तेल नहीं खरीदोगे, रशिया से जो भी तेल खरीदेगा उसको हम 500% तक टैरिफ लगा देंगे जी। तो ये भारत की इकॉनमी में, जबकि 38% हमारा जो एनर्जी तेल है वो रशिया से आ रहा है, जो हमको डॉलर में नहीं खरीदना पड़ता। जब इतना तेल हम डॉलर में खरीदेंगे तो इकॉनमी का क्या होगा। तो इकोनॉमिक फंड पे बहुत बुरी स्थिति है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एस्टिमेट है कि 6.4 ग्रोथ रेट होगा। जो ट्रम्प का टैरिफ है उसका इम्पैक्ट होगा तो 6.2 भी हो सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। उसके अलावा आप देखिए कि जीडीपी का बहुत शोर मचता है। पर कैपिटा जीडीपी में भारत का स्थान 143वां है, 143 पर कैपिटा जीडीपी जी। अंबानी जी कितने रईस हैं, अडानी जी कितने रईस हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, हमारा जो कृषक है, किसान है, मजदूर है, उसकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं। जीडीपी तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो तमाम मसलों पे, चाहे वो संविधान का मसला आप ले लें, सेंसस का मसला ले लें, और कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी का 11वें साल जब इनको स्टेट्समैन होना चाहिए था, उनकी स्थिति यह है कि बगैर गोदी मीडिया के और बिना चुनाव आयोग के वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अब जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है वो उनके लिए ही कर रहा है कि जीतने की, बीजेपी के जीतने की स्थितियां बना रहा है वहां पे, वरना कोई वजह नहीं थी। जी बिल्कुल, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वजह नहीं थी, लेकिन बीजेपी के लिए एक जीत का रास्ता तैयार करने की कोशिश। उधर चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो यहाँ आप तक रख रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा प्रहार क्यों हो रहा है। क्यों मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि 75 साल के हो गए तो किनारे लग जाइए, यानी कि आप साइड में हो लीजिए, अब आपका समय पूरा हो गया है। और ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी 75 साल के उम्र वाले को छोड़ देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देश का संविधान भी ऐसा नहीं कहता। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद 2014 में जब वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे तो अपने अग्रजों को, जो उनके जो सीनियर्स थे, उनको वो ऐसे ही किनारे लगाए, जिसमें 3 बहुत बड़े नाम हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप जान ही रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी भी कहाँ हैं, और वो पीएम इन वेटिंग से पीएम इन वेटिंग ही रह गए, इंतज़ार करते रहे प्रधानमंत्री। जसवंत सिंह का नाम भी आपने सुना है। ऐसे तमाम जो सीनियर्स थे इन सबको किनारे लगाते गए, यशवंत सिन्हा को भी किनारे लगाया, सबको किनारे लगा दिए, और ये कहते हुए कि 75 साल के हो गए, अब 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए। ये उन्होंने खुद ये नियम नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, देश का संविधान नहीं बनाया। लेकिन चूंकि पार्टी में आप हैं और आपकी पार्टी संचालित होती है आरएसएस के जरिए, आरएसएस जो है इशारा करता है, इशारों में बता देता है कि आपको करना क्या है। जब आपने नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं कहा था कि मैं सीधे वहां से अवतरित हुआ हूं, भगवान के यहाँ से, भगवान ने भेजा है, जब आपने ये कहा था तब भी कहा था मोहन भागवत ने कि खुद को भगवान मत माने, अगर आपको आपकी जनता जो है वो सिर आंखों पे बैठाती है तो ये राजनेता के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इशारों इशारों में मोहन भागवत बातें करते आए हैं, लेकिन उसका क्या असर नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा ये देखना होगा। और इन सब के बीच क्या रिटायर होंगे नरेंद्र मोदी? सवाल का जवाब अभी दे रहे थे प्रशांत टंडन जी, कह रहे थे कतई नहीं, और उदाहरण दिया प्रशांत टंडन जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री का। इजराइल के प्रधानमंत्री अभी सोमवार से, रविवार को गए, सोमवार से आज तक, आज वापस लौटे हैं, अमेरिका में थे, और वो वहाँ रास्ता चुन रहे हैं, खोज रहे हैं कि किसी तरह युद्ध जारी रहे ताकि उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। क्या यहाँ भी उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है? यहाँ बात युद्ध की नहीं है, लेकिन चुनाव की बात तो हो ही सकती है। आना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास, प्रफुल्ल कोलख्यान जी आपके पास, और ज़रा आपसे भी समझूं कि आखिर चल क्या रहा है। ज़रा इसलिए क्योंकि आप कोलकाता में हैं, और कलकत्ता से ही बात निकली थी, जहां पर आज जो कोलकाता में सीएम है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ने ही ये बवाल मचाया था, ये एक्सपोज किया था कि चुनाव आयोग यहाँ पर धांधली कर रहा है वोटर लिस्ट में। उसके बाद आनन फानन में बिहार में ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी रिपोर्ट भी है, एक बहुत बढ़िया शानदार रिपोर्ट है। प्रशांत जी बाद में जब आऊँगा तो उसका जिक्र करेंगे, लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट वे है कि क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार ऐसी लटक रही है कि देश मध्यावधि चुनाव की तरफ भी जा सकता है? और क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं ओडिशा, जैसे कहा शकील जी ने कि ओडिशा गए थे, ओडिशा में जो हो रहा है, साल भर में ओडिशा की बीजेपी सरकार कहां से कहां ओडिशा को पहुंचा दी है वो दिखाई दे रहा है। इसको एक्सपोज करने गए थे या चुनावी तैयारियां चल रही हैं अंदर खाने? प्रफुल्ल जी। अनम्यूट कीजिए प्रफुल्ल जी। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर के नीचे की राजनीतिक जमीन इतनी गर्म हो गई है कि वहां पर पैर रखते नहीं बनता है। अभी जो मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर आरएसएस की तरफ से यह है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील ये करने जा रहे हैं, उसको लेकर के आरएसएस औद्योगिक जगत के नेताओं यानी कि उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों को लेकर के एक मीटिंग करने की योजना बना रही है कि उसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभावों को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। और इस मीटिंग में अगर कुछ निकलता है तो वह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा, क्योंकि वह देश के खिलाफ है, वह स्वदेशी जो मूड है उसके खिलाफ है। तो एक तो यहाँ से उनको होगा और उसके हवाले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको दखल देगा। दूसरी बात यह है कि इतने तरह के आरोप और जितना सम्मान बटोरते जा रहे हैं देश में, उतना ही मान घटता जा रहा है। ये विडंबना है कि सम्मान की संख्या बढ़ती जाए और मान का ग्राफ गिरता जाए। देश में उस तरह का अब बहुत हास्यास्पद स्थिति बन गई है। और अभी चुनाव आयोग ने जो किया है बिहार में, और उसके पीछे लोग भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को देख रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन में तो यही है कि सरकार के इशारे पर ही ये सब हो रहा है और जो तमाम फजीहत पिटेगी। अभी वक्फ बोर्ड का भी फैसला आना है और नीतीश कुमार के दल में जेडीयू में काफी बेचैनी है और समर्थन वापसी की भी बात हो सकती है। वह महागठबंधन में शामिल हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ
चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की कार्रवाइयों से भारतीय जनता पार्टी की रही सही जमीन भी बहुत तेजी से कट रही है। उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं वहां सीमित हो रही है। ऐसे वातावरण में जब उड़ीसा में गए थे, ठीक ही कहा सर ने कि वहां वो कई महत्वपूर्ण बात को देखने के लिए गए थे। वह यह भी देखने के लिए गए थे कि जो चुनाव में जब लोकसभा का परिणाम आया था और उड़ीसा जीतने के बाद उन्होंने जय जगन्नाथ कहा था, उसी जय जगन्नाथ की यात्रा को अडानी के कारण जो उसमें रुकावट आई, तो इसके भी वो निहितार्थ और प्रतीकार्थ को वहाँ वो खोल रहे हैं। और रोहित वेमुला का मुद्दा जो शकील सर ने उठाया, वो तो बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है और वो दलित समाज में जाएगा। तो पूरी परिस्थिति ऐसी बनी है कि मध्यावधि चुनाव तो मुझे तो पहले भी इसकी आशंका थी कि ये मध्यावधि चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है। ये गद्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जिस परंपरा से आते हैं। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, मैं राम राज्य का बड़ा ही, राम राज का बड़ा ही उसकी प्रशंसा सुनता हूँ, तो मैं यह कहता हूँ कि एक राजा की सफलता यह भी होती है कि उसके नहीं रहने के बाद उसके प्रताप और प्रभाव से उस राज का क्या हुआ, वह राज कितना आगे गया। राम के पहले बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, उनके वंश में रघु से लेकर के इक्ष्वाकु तक तमाम लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन राम के बाद कोई प्रतापी राजा राम राज में के बाद नहीं हुआ जी। ये जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार का समर्थन वापस होता है या हिला हवाला होता है, इसका भी जुगाड़ हो ही जाएगा, तो निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि ये इसको भंग करके जाएंगे। ये किसी को भी अपने बराबर का नहीं देख सकते हैं। ये आत्ममुग्ध व्यक्तित्व है इनका, और ये आत्ममुग्धता के इसमें जाएंगे और ये छोड़ेंगे नहीं। ये अपनी तरफ से घोषणा करेंगे और मुझे तो पूरा लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव होगा। मुझे यह लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव होने के साथ ही साथ ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी अपने को देखना चाहेंगे। अब वो कैसे ये करते हैं, यह एक अलग बात है। 75 साल की उम्र जो इन्होंने की है, इसके पहले तो नानाजी देशमुख ने कहा था जब अटल बिहारी वाजपेयी से उनका ये हुआ था कि इनको इतना 60 साल या कितना 65 साल बताया था उन्होंने कि उस पर लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। और नानाजी देशमुख तो खुद रिटायर होकर चले गए और मॉडल ग्राम वगैरह वगैरह करने लगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने या RSS ने तो उनकी बात नहीं सुनी, नानाजी देशमुख की। तो 75 साल को अगर अडवाणी जी को या मान लीजिए मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, ये अगर अलग किए गए तो 75 साल एक बहाना था, एक जी उसको लेकर के उन्होंने उनको अलग किया था। मोदी जी इसको कतई मानेंगे जरूरी नहीं है। और रही बात की महत्वाकांक्षाओं जगने की, तो राजनाथ सिंह भी 74 साल के हो गए हैं, तो उनका क्या होगा। हाँ, नितिन गडकरी जरूर इस लाइन में हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है कि अगर जाना होगा उनको तो इस अल्पमत की सरकार को वह तोड़कर ही जाएंगे। इसलिए मध्यावधि चुनाव के आसार तो काफी गाढ़े हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को पढ़ रही है। सर जी 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 बिल्कुल, जो पॉइंट आप रख रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के आसार क्यों और कैसे दिख रहे हैं, और इसीलिए क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पार्टी क्या इसकी तैयारियों में जुट गई है। सवाल आज की तारीख में तो बड़ा हास्यास्पद लग सकता है, आपको हंसी आ सकती है कि ये क्या दिन में तारे दिखा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। नथिंग इम्पॉसिबल इन लव एंड वॉर कहते हैं ना, नथिंग इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। सुनील शुक्ला जी सही कह रहा हूँ? इतने पॉलिटिक्स को आपने देखा है, इतने नेताओं को देखा है, आपने देखा है कि कैसे 84 में 413 सीटें लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी 89 में राजीव गांधी हार जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपने देखा है कि कैसे सरकार बना लेते हैं और उसके बाद कैसे आगे बढ़ती है सरकारें, ये सब कुछ देखा आपने। आपने देखा कि कैसे 2 बार के बाद तीसरी बार रिकॉर्डधारी हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। आपने देखा कि कैसे 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान, उसमें से कुछ देशों के सर्वोच्च नहीं है लेकिन वो भी सर्वोच्च में जुड़वा लेते हैं नरेंद्र मोदी। तो बहुत कुछ तो हम लोग देख रहे हैं, तो नथिंग इम्पॉसिबल। और जो कह रहे हैं प्रफुल्ल कोलख्यान जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं कि अगर जाएंगे तो तोड़ फोड़ करके जाएंगे, चुनाव करवा लो फिर से,
और उस तैयारियां हम कर ही रहे हैं पहले से। नरेंद्र मोदी भी डंका पिटवा ही रहे हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं को उम्र के आधार पर अलग नहीं करती है। चुनावी राजनीति में उनका कितना महत्व है, चुनाव को कितना प्रभावित करने की उनके पास ताकत है, मतदाताओं को आकर्षित करने की कितनी उनके पास क्षमता है, इस आधार पर राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को अलग किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, चाहे आडवाणी जी, चाहे जसवंत सिंह जी, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, उनको किसी आदर्श के रूप में थोड़ा ना हटा दिया था कि उम्र खत्म हो गई इसलिए आप मत आइए। कोई राजनीतिक चुनौती न हो सामने, इस वजह से उन्होंने आगे किया। कोई आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं किया। अगर राजनीति में किसी आदर्श को स्थापित करना चाहते तो एक नियम बना देते कि 2 साल या 3 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। एक नियम बनाते जैसे अमेरिका में बना हुआ कि 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी या सम्मानित मोदी जी या आरएसएस को इस तरह की व्यवस्था करने के लिए तत्पर आपको दिखाई पड़ा? क्या 75 साल की उम्र वाले नेता विभिन्न पदों पर नहीं बैठे हुए हैं इसी भारतीय जनता पार्टी में? अगर आप इस उम्र के हिसाब से येदियुरप्पा साहब को अलग कर दिए होते, लेकिन चुनावी राजनीति से के आधार पर आप येदियुरप्पा साहब को अलग नहीं कर सकते, तो आप वापस लेके चलिए आए। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन आज येदियुरप्पा साहब हैं, उनके पुत्र लोग हैं, सब बड़े बड़े पदों पर बैठे। कर्नाटक की राजनीति का मतलब येदियुरप्पा साहब पर्यायवाची है पार्टी के। क्या संघ ने आज सब ये भागवत साहब को बयान देने की आवश्यकता थोड़े है? क्या इसमें किसी को संदेह है क्या कि भागवत साहब जो चाहें वो भारतीय जनता पार्टी में लागू नहीं होगा? किसी की ताकत है? जितना संघ को आप समझते हैं, चाहे देश की जनता समझती है, भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से संघ के हाथों में है। लेकिन वह भी ऐसे नेताओं के साथ नहीं उलझना चाहते जो कम से कम सत्ता की राजनीति कर लेते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका महत्व है। अगर भागवत साहब इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद कोई पद पर नहीं रहेगा, वो आज आदेश करें कि नियम बनाइए और कल कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। यह बयान देने का केवल मतलब यह है कि हम और आप इस पर चर्चा करने लगे। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नागरिकों के अधिकारों को छीन रही है। चर्चा यह होनी चाहिए थी कि पहली बरसात में ही देश के तमाम राज्यों में, शहरों में बाढ़ की स्थिति है। चर्चा यह होनी चाहिए थी कि गुजरात में चलता हुआ पुल कैसे गिर गया और उसकी जवाबदेही किसी के ऊपर नहीं है। चर्चा यह होनी चाहिए कि किस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या क्या कर रही हैं। चर्चा यह होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष का नेता यह बयान देता है कि आप जम्मू कश्मीर की यात्रा पर मत जाइए, वहां पर पर्यटन करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह होनी चाहिए। बात हम ये कर रहे हैं कि 75 साल की उम्र में मोदी जी जाएंगे चाहे रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से या जब से सत्ता में आई है, आपको कभी दूसरी लाइन तैयार करती हुई दिखाई पड़ी? आपको यह महसूस हुआ कि एक ऐसा लीडरशिप डेवलप कर रही है पार्टी या ये संगठन जो आगे चल करके पहली पंक्ति की राजनीति करने लगेगा? आपको क्या यह नजर नहीं आया कि जो भी जनाधार वाले नेता हैं उनको किस तरीके से कमजोर किया गया? जिन लोगों ने विभिन्न राज्यों में रह करके अपनी अपनी सरकार के गवर्नेंस को या अपने अपनी लोकप्रियता को साबित किया, उनको हाशिए पर डाला गया। क्यों किया गया? अगर आप दूसरी लाइन की लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं तो आप उन नेताओं को भी आगे बढ़ाते। कोई भी लोकप्रिय नेता आज की तारीख में क्या भारतीय जनता पार्टी की पहली लाइन में दिखाई पड़ता है आपको? चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे रमन सिंह जी हो, और कोई ऐसा नेता जिसने पॉलिटिकली और इलेक्टोरली बहुत परफॉर्म किया हो, कोई नहीं है। गडकरी साहब दिखाई पड़ते। गडकरी साहब किस मुद्दे पे बोलते हैं? कभी भी जितने कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं उसको चुप्पी साध लेते हैं। मौके के अनुसार जो उनको सूट करता है उसे बोल के चुप हो जाएंगे। उनके खिलाफ जब बयान सीएजी की रिपोर्ट आई तब तो बोले ही नहीं। तभी उनके मंत्रालय के लोग बोलते रहे। वो राष्ट्रीय कार्य समिति से हटा गए तभी कुछ नहीं बोले। यह भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतांत्रिक बहस होती हो, कोई चर्चा होती हो, असहमति के लिए कोई स्थान हो, आप अपने विवेक से कोई बात कर सकते हो। क्या पिछले कई वर्षों में यह आपको दिखाई पड़ा? तो आज मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है बीजेपी में। मैंने बीजेपी के साथ इससे बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है, मैं उस सामान्य समर्थक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है उस वर्ग में कोई भी मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई हो ऐसा नहीं है। हाँ, इन जनरल कमी आई है।
2014 में जो जन समर्थन दिखाई पड़ा और तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनकी सरकार आई, उसमें व्यापक कमी आई है। और आज वो और वह भी कांग्रेस ने चुनौती खड़ी की है। कांग्रेस में भी खासतौर से राहुल गांधी ने चुनौती खड़ी की, उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है। कई राज्यों में मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है, और वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण है उनका। लेकिन मोदी जी ने पार्टी के भीतर में कोई चुनौती हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और बीजेपी मध्यावधि चुनाव के लिए चली जाएगी, इसकी दूर दूर तक संभावना मैं नहीं देखता। ये कई बार भारतीय जनता पार्टी से एक गलती हुई थी। अब हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, जब ये 2024 का चुनाव होने वाला था, तो ये तमाम विद्वानों की तरफ से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव करा ले। संभव नहीं है। ये एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक क्षण सत्ता में रहना चाहेंगे। सत्ता के मोह से मुक्त हो गए हैं, और एक कोई इतना बड़ा राजनीतिक कारण तैयार हो गया है देश में, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई लहर बह रही है, वो चुनाव में चले जाए, संभव ही नहीं है। और जो जिन सहयोगियों के बल पर ये सत्ता में बने हुए हैं, उनमें कोई हलचल नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी सत्ता में है या कौन सत्ता में है, उनकी सरकार चल रही है, केंद्र से उनको पूरा सहयोग मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति है। और बीजेपी से आंध्र प्रदेश में उनको कोई चुनौती नहीं है दूर दूर तक जी, और उनके जीवन काल में चुनौती नहीं बन सकती है बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए। नीतीश कुमार जी, मतलब उनके अपने राज्य में नागरिक अधिकारों का इतना जबरदस्त हनन हो रहा है, वहां पर उनके अपने राज्य में लोगों के मताधिकार छीनने की इस तरह से कोशिश चल रही है, और जेडीयू चुप है, नीतीश कुमार ही चुप है। तो अगर आप उसी धारा में बहने के लिए तैयार हैं, तो बीजेपी के सामने वहां भी कोई चुनौती नहीं है। निश्चित रूप से यह चुनौती कांग्रेस ने खड़ी की है। कांग्रेस ने पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में जाकर के इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, और वह अपने इस कोशिश में काफी हद तक सफल है। वह गैर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलों को भी समेटने, साथ रखने और एक कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, और काफी हद तक सफल है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी, इसकी संभावना में नहीं देखता। रही बात उड़ीसा में जाने की, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार के चुनाव के बाद अब इन्हीं राज्यों में, पश्चिम बंगाल में और इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी। असम है जी, तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल और असम तो है ही, जहां अभी फोकस करने असम महत्वपूर्ण है जी। तो और उड़ीसा में, उड़ीसा की सरकार को लेकर के यह बहस बहुत तेजी से चल रही है। वहां गोपालपुरा एयरपोर्ट पे कब्जा करने के लिए अडानी साहब ने सभी अपनी गुड़ागड़ित कर लिया, और ये स्थिति में एक समझौता भी हो चुका है उड़ीसा सरकार के साथ। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो उनकी संस्था है, उनके माध्यम से करोड़ रुपए के निवेश की बात की जा रही है। और वह पोर्ट पारादीप विशाखापट्टनम के बीच का संभवतः पोर्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है जी। तो वह उसको लेने की कोशिश अडानी साहब की तरफ से पूरे राज्य में है, और एक ज्वलंत मुद्दा है। वहां रथ यात्रा के दौरान जो घटनाक्रम हुआ वो भी बड़ा विषय है, और वहां विमर्श का विषय है जी। राहुल गांधी ने उड़ीसा में जाकर के इस पूरे मुद्दे को जो उठाया, यह निश्चित रूप से वहां के लोगों को अपील करता हुआ, हिट करता हुआ एक मुद्दा है। तो वह एक जो उन्होंने कोशिश की, वो बिल्कुल उस राज्य की एक राजनीतिक जरूरत थी, और कांग्रेस ने मौके पर जाकर के बात कही, एक अनुकूल अवसर के उस पर अपनी बात जाके कही है, जिसकी अपील भी होगी। मेरा अपना ये मानना है कि जो सबसे बड़ा बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है बिहार का चुनाव। और बिहार के चुनाव को जिस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की थी चुनाव आयोग के माध्यम से, वह विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार का चुनाव निर्णायक साबित होगा, और इस बात के ऊपर ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि वहां का परिणाम आता क्या है। चुनाव उसी तरह से हो पाएंगे जो आम आदमी चाहता है, पूरा विपक्ष चाहता है, या सरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव कराना चाहती है। ये बड़ा विषय है। और बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने आप को एक रखा है, अपने मुद्दों को एक साथ रखा है, साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ सड़कों पर हैं, तो एक राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्वाभाविक सा नहीं है।
वो बड़ी चुनौती। आते हैं बिहार पे, अभी आते हैं बिहार पे, अभी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी बिहार का मामला, इसकी तो शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या लगाम कसने की कोशिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है? क्या एक दबाव की राजनीति आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं? और सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? 75 साल की बात घुमा फिरा के बोलने का मतलब क्या है? रिटायरमेंट ये भी है कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी और बीजेपी ही नरेंद्र मोदी है, आज की तारीख में यही हो गया है। और ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे? और नरेंद्र मोदी अगर रिटायर होते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा? अभी आप लोग ही कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह 74 साल के हो जाएंगे, तो फिर और कौन बचा? सबसे पहले तो नंबर 2 इनके बचे, यानी अमित शाह, जो कह रहे थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। उनकी महत्वाकांक्षा अपनी जगह पे है। और उनके अलावा एक बाबा साहब जो हैं वो दिखाई देते हैं, भागे भागे दिल्ली आते हैं। और तीसरे जो हैं वो नितिन गडकरी हैं, जो कई बार अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं और कई बार उनके बयान जो हैं वो उनको ही ले डूबते हैं, ये भी है। तो ये 3 ही चेहरा दिखाई देता है। और इन 3 चेहरों की बात अगर करें तो तीनों दावे करते हैं कि हम संघ के काफ़ी करीब हैं। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी का जो पंजा है वो काफ़ी बीजेपी को जकड़ा हुआ है। क्या उससे बीजेपी के बाकी नेता निकल पाएंगे बाहर? सवाल बहुत हैं, इनका जवाब आने वाले समय में। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, इन सब के बीच चुनाव है, बिहार का चुनाव, फिर 5 राज्यों के चुनाव। नरेंद्र मोदी के ऊपर शिकंजा कसने की अभी ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ेगी? अगर आरएसएस इस ढंग का बयान दे रहा है तो इसके पीछे के इसका मायने क्या है? क्योंकि सब कुछ सामने है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहा, अगर ऐसा हो गया। 9 तारीख को एक किताब के विमोचन में, पिंगले साहब के ऊपर जो किताब है उसके विमोचन में भाषण देते हैं आरएसएस प्रमुख। और उस भाषण में कहते हैं कि पिंगले साहब ने कहा 75 साल की मेरी उम्र हो गई, शॉल पहनाया गया मुझे। उनको जब पहनाया गया तो उन्होंने बोला कि अब 75 का हो गया, मैं बोलूँगा तब भी, नहीं बोलूँगा तब भी, लोग घूर कर देखेंगे, मर जाऊँगा तो जाके पत्थर मार के आएंगे कि मरा कि नहीं मरा। यहाँ तक कह रहे थे वो। और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और इसलिए किनारे हो जाना चाहिए। तो क्या जो किनारे होने की बात कर रहे हैं वो भी 75 के हो रहे हैं? वो भी किनारे होंगे और अपने साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी किनारे ले जाएंगे? एक तो ये सवाल, जिसका जवाब हमारे 4 साथी कह रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी कद काठी सब चीज़ में ऊंचे हैं। मतलब अपनी पार्टी और जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ भी कुर्सी और संविधान उनको कतई ये नहीं कहता कि आप 75 के हो गए तो आप बाहर हो जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है अमलिंदु जी कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आखिर क्यों कह रहा है आरएसएस? क्यों मोहन भागवत कह रहे हैं ऐसी बात? सवाल ये है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरा समय दीजिए। परिस्थितियां अचानक बन जाया करती हैं और ऐसी परिस्थितियां बन जाया करती हैं कि फिर हाथ में कुछ रहता नहीं है, तोते हाथ से उड़ जाया करते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी में बाबू जगजीवन राम इंदिरा जी के साथ थे और इमरजेंसी हटाने का निर्णय ले लिया गया और मालूम पड़ा कि अचानक बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना दी और उसके बाद फिर वो जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद एक लहर बन गई और फिर धड़ाम से इंदिरा जी की सरकार जो थी मतलब चली गई, इंदिरा जी चली गई। और जब बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी राजीव जी, तभी इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना, वरना उस माहौल में भी इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आती है, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस नहीं छोड़ती। तो ये परिस्थितियां होती हैं, कैसे क्या हो, कब बन जाया करती हैं। तो मोदी जी कोई अमृत पीकर आए हैं और मोदी जी के हाथ से कुछ फिसलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 240 पे आकर नहीं टिक जाते 2024 में, तब भी 400 पार की बातें हो रही थी कि भाई कुछ सामने है ही नहीं, इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ है, चुनौती नहीं मिल रही है, ये सारी बातें थी। और बहुत मजबूत है मोदी जी, अमृत पीकर आए हैं, अडानी जी उनके साथ में हैं, अंबानी जी उनके साथ में हैं, ईडी सीबीआई सब उनके साथ में हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में हैं, सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है, चुनाव आयोग उनके साथ में। सारी बातें राजीव जी 2024 की लोकसभा चुनाव में भी थी और 240 पर आकर अटक गए। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान देने की ये राजीव जी कि ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी के आदमी नहीं है, ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के आदमी हैं। उन अमित शाह जी के आदमी हैं जो अमित शाह जी बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो वेद पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। तो अमित शाह जी अभी रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं?
रिटायरमेंट की बात तो मोदी जी को करनी चाहिए थी, तो क्या मोदी जी को बता रहे हैं अमित शाह जी कि भाई ये तो पुराण पढ़ने की अब शुरुआत कर लो चूंकि तुमने नहीं पढ़ा है। तो परिस्थितियां राजीव जी बन जाया करती हैं। अब भागवत जी क्यों कह रहे हैं कि 75 के बाद किनारे कर दिए जाना चाहिए और पत्थर लोग मारेंगे? जाहिर सी बात है कि मोदी जी ताकतवर हैं, कॉर्पोरेट घराने उनके साथ हैं और मोदी जी के साथ, लेकिन उन कॉर्पोरेट घरानों में भी अब अंदर अंदर राजीव जी काफी ज्यादा संघर्ष है, चूंकि सब कुछ अब एक ही कॉर्पोरेट घराने के पास सिमटता जा रहा है। और मोदी जी भी राजीव जी जब आए थे तब मोदी जी भी इतने ताकतवर नहीं थे जितने ताकतवर उसमें अडवाणी जी थे, और वो अडवाणी जी को एक झटके में किनारे कर दिया गया था। तो ऐसे ही एक झटके में किनारे हो जाया करते हैं, इसी आरएसएस ने मोदी अडवाणी जी को कर दिया था एक झटके में किनारे, और अडवाणी जी कुछ नहीं कर पाए थे, टापते रह गए थे, चूंकि उस समय कॉर्पोरेट घराने सब जो थे वो मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। तो अगर कॉर्पोरेट घरानों के अंदर भी राजीव जी कोई कॉर्पोरेट वार चल रही है, और वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जिन कॉर्पोरेट घरानों पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, मालूम पड़ता है कि बाद में वो उनमें से जो है एक बड़े A1 A2 जिनको कहते हैं राहुल गांधी, उनमें से एक के पास वो संस्थान चले जाते हैं, वो कॉर्पोरेट उनके कब्जे में चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरीके की आ चुकी हैं। तो कॉर्पोरेट के अंदर भी एक वार है, और अब मोदी जी ताकतवर भले ही हो लेकिन उतने ताकतवर नहीं होंगे अगर कॉर्पोरेट के अंदर भी एक वार चलता है। तो ये भी राजीव जी कॉर्पोरेट वार भी इसके बीच में एक चीज है। और आरएसएस राजीव जी जो भी कुछ है वो उसके पीछे, मोदी जी के साथ तो कॉर्पोरेट है ही, लेकिन आरएसएस शुरू से ही पूंजीपतियों का, पनियों का संगठन कहा जाता रहा है। पहले छोटे व्यापारियों का संगठन होता था, बाद में बड़े कॉर्पोरेट घरानों का उसको समर्थन है। मोदी जी के साथ है कॉर्पोरेट घराने, कोई शक नहीं है, लेकिन वो मोदी जी से ज्यादा आरएसएस के साथ है। हालांकि मोदी जी ने अपना एक अलग बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई संघर्ष की स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी अच्छा अगर नहीं है राजीव जी कोई संघर्ष की स्थिति, हम मान लेते हैं कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है और मोदी जी बहुत ताकतवर है, मोदी जी के सामने बीजेपी में सिर उठाने की कोई हिम्मत नहीं है किसी की, तो भाई मोदी जी अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता क्यों नहीं चुने गए? 1 साल से हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, तो मोदी जी को आपको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया जाना चाहिए था। मोदी जी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता, एनडीए के संसदीय दल के नेता है, बीजेपी के संसदीय दल के नेता तो आज भी नहीं है। तो राजनीतिक चीजें तो इतनी आसान नहीं है जितनी है। तो जब हवा चलती है तो एक हल्का सा पत्ता जो होता है राजनीति, वही जो बहुत कुछ काम कर जाता है। तो अब देखना ये कि कौन सा पत्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो कुछ काम करेगा। हो सकता है कि हम लोग राजनीति चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि प्रफुल्ल जी ने कहा कि मोदी जी अगर जाएंगे तो अगर दबाव बनेगा तो तहस करके जाएंगे, हो सकता है मोदी जी ऐसा भी कर सके अगर दबाव बनता है, वरना आज तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाया? आरएसएस किसी और को चाहती है, मोदी जी किसी और को चाहते हैं। भाई आपने चलिए ठीक है कोरोना काल का हवाला देकर आप उसमें रोक लिया कि कोरोना काल चल रहा है, ठीक है चल रहा है कोरोना काल, लेकिन कोरोना काल तो खत्म हुआ, अब कई साल हो चुके, तो तब से अब तक जेपी नड्डा साहब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों लेते चले जा रहे हैं? जेपी नड्डा साहब ईडी के चीफ तो है नहीं कि उनको इसी तरीके से एक्सटेंशन जो है वो मिलते जाए। तो उनको जो एक्सटेंशन मिल रहे हैं नड्डा साहब, तो इसके पीछे भी संघर्ष है आरएसएस और मोदी जी का। तो अब अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल होने की बात, तो राजीव जी इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने जरूर है। मोदी जी को अगर इशारा नहीं तो क्या भागवत जी खुद के लिए कह रहे हैं 75 साल के बाद किनारे हो जाना चाहिए? और अगर खुद के लिए भी कह रहे हैं और 11 सितंबर से पहले अगर भागवत जी ही रिटायर हो जाते हैं राजीव जी, तो क्या मोदी जी के ऊपर दबाव नहीं बनेगा? ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सारी चीजें अंदर हैं और वो सतह पर नहीं आई हैं, बस ये चीजें सतह पर आ सकती हैं। मैं फिर कहूंगा कि जगजीवन राम ने जिस तरीके से इस्तीफा देकर इंदिरा गांधी को झटका दिया था और एक लहर बन गई थी जनता पार्टी की, ऐसा बहुत कुछ बीजेपी के अंदर भी हो सकता है। समय का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि हम लोग देखेंगे बिहार के साथ लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है। जी जी जी, आप कुछ ज्यादा भविष्यवाणी कर दिए। हमारे साथी लोग बोल रहे हैं कि सपने मत दिखाए कीजिए, आप लोग सपने दिखा रहे हैं। मैं वही कह रहा, हम सपने नहीं दिखाते, सपने बेचने के लिए यहाँ नहीं बैठते दोस्तों। हम जो खबर हो रही है उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे 5 साथी विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा हमारे तमाम साथियों ने भी, पांचों के पांचों ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट के लिए हामी नहीं भरेंगे, वो रिटायर नहीं होंगे। किसी एक ने नहीं कहा कि वो रिटायर हो जाएंगे बहुत आसानी से। जो आदमी आसानी से 240 के बाद भी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा, वो इतनी आसानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देगा। इसलिए हम सपने नहीं बेचते, ना सपने दिखाते हैं, जो है उसका विश्लेषण करते हैं। जरा आते हैं आगे।
आधार कार्ड, कई साथी हमारे लिख रहे थे कि आधार कार्ड को नए ढंग से बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो पहचान पत्र अब है और नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड पहले दिन से पहचान कार्ड ही है। आधार का नाम अगर आप देखिए तो आधार का नाम क्या है, आप ज़रा गौर फरमाइए। आधार में ही यूनिक आइडेंटिटी है, UI, यूनिक आइडेंटिटी, UI। तो ये यूनिक आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान। और सबसे बड़ी चीज़ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है कि आप नागरिकता, क्योंकि कल चुनाव आयोग फंस गया, बुरी तरह फंसा। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब पहचान पत्र बना रहे हैं, आप जो वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जो 326 आर्टिकल का ही जिक्र ले लें, या आप 1950 और 1960 का भी जिक्र आया, ये अगर लेते हैं तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता की जांच करके ही आप वोटर आईडी कार्ड दें। शकील जी, आपके पास आऊँगा, ज़रा इसको गौर फरमाइएगा जो बात मैं कह रहा हूँ। नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग ने भी जो लिस्ट दी है, 11 सूची जो जारी की है, उसमें कहीं भी नागरिकता की बात नहीं है। वहाँ पर बात है आइडेंटिटी की। जैसे मेरे सामने लिस्ट है, 19 पन्ने की का नोटिफिकेशन है, आप जानते हैं, जिसमें पहला जो है आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय रेगुलर एम्प्लॉय, ये मतलब आइडेंटिटी कार्ड, एनी आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा है एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट। इसमें से एक भी अगर नागरिकता का प्रमाण हो तो बताइएगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, OBC SC ST सर्टिफिकेट, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वेयर एवर इट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, जहां ये है, जहां पर, यानी असम, ये बिहार है, बिहार में नहीं, तो 9 नंबर को निकाल दीजिए। 10वां नंबर फैमिली रजिस्टर, 11वां नंबर एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इसमें कहाँ नागरिकता है? कहीं नहीं है। आधार कार्ड, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं इसमें से 10 है, एक तो है ही नहीं, NRC नहीं है, निकाल दीजिए, 10 है। 10 में से एक भी नागरिकता की पहचान नहीं बताता कि हां आप भारत के नागरिक हैं, ऐसा सर्टिफिकेट किसी के पास है? नहीं है। अब 3 को इसी आइडेंटिटी में 3 को क्यों नहीं जोड़ सकते, जिस में से आपकी आइडेंटिटी का ठोस आधार कार्ड है, जिसको बायोमेट्रिक के हिसाब से आपकी आंखों की पुतलियां और 10 उंगलियां ली गई हैं। इससे बेहतर पहचान नहीं है। और इसमें जो यूनिक आइडेंटिटी है, इस आधार पे एक आदमी 2 नहीं हो सकता, एक शकील अख्तर 2 शकील अख्तर नहीं हो सकते, एक राजीव रंजन श्रीवास्तव 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आंखें दूसरे की आंख से नहीं मिल सकती, आंखों की पुतलियां नहीं मिल सकती, बायोमेट्रिकली अलग हैं। पूरी दुनिया में अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाएंगे, पासपोर्ट लेकर वीजा लेने जाएंगे, तो वहां भी आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, और जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचेंगे तो निशान मिलाए जाएंगे कि वही आदमी तो नहीं है या कोई दूसरा है। अब इतना डेवलप हो चुके हैं, और उसी डेवलपमेंट के साथ हमारे पास आधार कार्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि आपको लेना चाहिए, आधार को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड जिसके पास है उसको। ये 3 है। अब सवाल यह है कि कल से मारामारी चल रही है आधार कार्ड को लेके। आप भी सुने होंगे शकील जी, बात आधार कार्ड पे अटकी हुई है। आधार कार्ड सबके पास है, चुनाव आयोग चाहता है कि आधार को दूर रखें। अब जरा आपसे, हम लोग कल भी बात किए थे, लेकिन आपसे, चूंकि आप नहीं थे, आपसे मैं समझना चाहता हूं, चुनाव आयोग आधार को दूर करना क्यों चाहता है? क्या कारण हो सकता है? राहुल जी, राजीव, बड़ा मुश्किल सवाल, सॉरी, इतना मुश्किल आप सवाल करेंगे तो आदमी सब भूल जाएगा। इतना तकनीकी सवाल करेंगे, इतना खुद चुनाव आयोग ने भी नहीं सोचा था। उसका तो खाली एकमात्र उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा दलित, अति दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी को काटना। लेकिन आपने तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा तकनीकी सवाल इसको बना दिया। देखिए, ये जो आधार है,
इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है 21 तारीख से, और 21 तारीख से संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए पत्रकारों के पास बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रेस गैलरी के। कोरोना के बाद से ये हर सेशन में बनाते हैं, और उसके लिए जो पत्रकार हैं वो सारे कहते हैं कि इससे ज्यादा आसान हमारे लिए, पास बनवाने से ज्यादा आसान ये है कि हम राज्यसभा या लोकसभा में चुनी ली जाएं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो उसके लिए वो आधार मांग रहे हैं इस बार। भैया जब चुनाव आयोग तुम्हारा आधार नहीं मान रहा तो तुम लोकसभा और राज्यसभा के लिए आधार क्यों मांग रहे हो पत्रकारों से? तो ये आधार जो है हर चीज का आधार है, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा कि कांग्रेस शासन ने इसको शुरू किया था और इसको घर घर पहुंचा के वो एक व्यवस्थित ढांचा बना चुका है ऑलरेडी। पासपोर्ट मांग रहे हैं वो। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होंगे? बिहार में पासपोर्ट कुछ लाख लोगों के पास है। वो मांग रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी या पेंशन का कागज, सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हो, पेंशन बंद कर दी, उसका कागज कहां से आएगा? जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो मांग रहे हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बदले सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट का काम था आदेश देना। हमने पहले भी ये बात कही है, लिखी भी है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे लास्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिलीफ की जगह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऐसा कह सकती है जिससे गोदी मीडिया से लेके बीजेपी और चुनाव आयोग फायदा उठा सकती है, और आज वही हो रहा है। वो कह रहे देखो इन्होंने जो रिवीजन था उसको कैंसिल नहीं किया, उन्होंने स्टे नहीं किया, जबकि वो किसी ने मांगा ही नहीं था। स्टे की मांग किसी ने नहीं की थी, 10 याचिकाएं थी, कोई स्टे नहीं मांग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो किया? अगली तारीख जब लगाई है 28 जुलाई, जब ये खत्म हो जाएगा, सारा का सारा रिवीजन खत्म हो जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में किया। सेना की एक महिला कर्नल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाला मंत्री पद एंजॉय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके मंत्री पद से हटाने की कोई बात नहीं कही। हाईकोर्ट ने जो कहा था उसको उन्होंने रोक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, यह सवाल है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, जो आप पूछ रहे थे कि अभी 75 साल का सवाल क्यों। ये इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी हकीकत वो बन गई है। अभी जो हम आपको बता रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो, क्योंकि वो ज्यादा चर्चा में नहीं आई, वो देश के कोने कोने में है और वहां से इसको गोदी मीडिया सामने लाती नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि हमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने मारा है तो गोदी मीडिया ने मारा है। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि स्थितियां क्या है, किस तरह अमेरिका की डील के बाद भारतीय व्यापार तबाह हो जाएगा। हम बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोग आए थे, समाज के हर वर्ग के लोग थे। किसानों की बात तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अभी व्यापारियों की बात कर रहे हैं कि जो व्यापारी आए और व्यापारियों ने जो बात कही, तो वाकई हम आपसे सही कह रहे हैं कि हम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कई बातें होती हैं जो आपके उसमें नहीं होती हैं, आपकी जानकारी में नहीं होती हैं। वो बता रहे थे कि हम 100 200 ट्रक रोज जो है दाल बनाते थे और पहुंचाते थे, आज एक ट्रक का ऑर्डर नहीं है। हमने पूछा क्यों? तो दाल ऑलरेडी विदेशों से बनी बनाई आ रही है, यहां पे मुद्रा पे उतर रही है, वो एयरपोर्ट पे नाम ले रहे हैं, वो एक एयरपोर्ट का नाम ले रहे हैं, वो खूब वहां से उतर रही है और वहां से पूरे देश में चली जाती है। हमारी दाल को कौन पूछेगा? इतना बड़ा व्यापार था, इतने लोग इस काम में लगे हुए थे। वो किसानों से मतलब साबत मूंग या जो होती है दाल वो खरीदते हैं, फिर उसको दलहन बनाते हैं, उसकी दालें बनती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं बहुत बड़ा कारोबार है। कहते सब खत्म, किसान खत्म, हम व्यापारी खत्म, जो लेबर काम कर रहा था वो खत्म। और एक जो बात वो खास कह रहे थे कि आपको मालूम है कि दाल का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? हमने कहा हमें नहीं मालूम। कहले अडानी। कहले ये लोग ये नहीं कर रहे हैं कि ये बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बने हुए, वो दाल जैसे काम में आ रहे हैं। हमें भी आश्चर्य हुआ कि सारे काम वो कर रहे हैं। तो लोग डायरेक्ट चोट खा रहे हैं, चूंकि गोदी मीडिया वो खबरें हम तक नहीं पहुंचाती है।
हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम देश के कोने कोने से वो खबरें ला पाए, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अब एक दूसरी बात कि मोदी जी 75 साल के जो बात छेड़ी है भागवत जी ने, उस पर क्या होगा। देखिए, एक बात हम आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोदी जी जो है परिस्थिति जन्य नेता हैं। एक घटना दुर्घटना से बने नेता, गोधरा ने उनको नेता बना दिया। वो टिक पाएंगे, हमें इसमें संदेह है। वो जमीनी नेता नहीं है। वाजपेयी जी बीजेपी के जमीनी नेता थे, वो टिक गए। ऐसी ही बात उनके लिए कही गई थी कि अडवाणी जी असली नेता है, वाजपेयी जी मुखौटा है। पर वाजपेयी जी जमीनी नेता थे, उन्हें अनुभव था, वो समझते थे, वो जानते थे कि हवा के छोटे मोटे झोंके मुझे उड़ा नहीं सकते। मोदी जी ऐसा कर पाएंगे, हमें बहुत शक है इस बात। देखिए, मोदी जी जो है उनसे मतलब थोड़ी बात हल्की लगती है कहने में, सच्चाइयां हैं, क्या करें आप। उनसे कहा गया कि आप दाढ़ी बना लीजिए, बंगाल में चुनाव आ रहे तो दाढ़ी बढ़ा चुके थे। मोदी जी किसी एक चीज पे, मोदी जी को जिस तरह से जो चुनाव की छवियां बनाने वाली जो एजेंसियां होती हैं, वो जिस तरह से कहते हैं, मोदी जी उस तरह से काम करने लगते हैं। आप राहुल से वो काम नहीं करवा पाएंगे कभी। तो मोदी जी जो है वो एक टीम के सहारे चल रहे हैं, और वो जो टीम ही उनका साथ नहीं देगी तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जी। उनके भाषण, उनकी बातें, उनकी चाल ढाल, उनके कपड़े, सब कुछ तो दूसरे तय कर रहे हैं। वाजपेयी जी को कोई कपड़े नहीं पहना पाया, राहुल को कोई कपड़े नहीं पहना सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये परिस्थिति जन्य नेता है। गोधरा की घटना दुर्घटना ने इन्हें बनाया था। आप सोचिए, यार गोधरा ना होता तो क्या मोदी जी बन पाते। वाजपेयी जी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। हम बाकी नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं हम। आडवाणी जी को किसी घटना ने नहीं बनाया था, किसी नेता को किसी घटना ने नहीं बनाया। तो इसलिए मोदी जी पे जो अटैक किया है भागवत जी ने, वो असर करेगा। हमें लगता नहीं है कि मोदी जी अब इससे बच पाएंगे। ये हालात जो है वो अमेरिका की, तो हमको सबको मालूम है कि अमेरिका की वजह से क्या हो रहा है, सीज फायर की वजह से क्या हुआ। लेकिन ये देश के कोने कोने में किसानी को लेके, व्यापार को लेके, रोजगार को लेके जो हलचल मची हुई है, वो बहुत ही गंभीर किस्म की हलचल है। अभी तक लोग इसलिए मोदी जी का साथ दे रहे थे कि उनका एक राष्ट्रवाद का शगुफा चल रहा था। देखिए, वो गुब्बारा फूट गया पूरी तरह। सेना ने 3 बार यह कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, और हमारी गलती से नहीं गिरे हैं, और राजनीतिक नेतृत्व की गलती से गिरे हैं। यह बात लोगों तक पहुंच गई है। यह आपका जो मीडिया है हमें वहां इतने लोग मिले हैं, अभी हम गए थे कई जगह, डीवी लाइव देखने वाले, उन्हें आपकी एक एक बात याद है। उन्होंने कहा, ये कहा था, और फिर ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सच्चाई नहीं पहुंच रही है, थोड़ी कम मात्रा में पहुंच रही है, क्योंकि गोदी मीडिया का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है। जैसे कि अमित शाह कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप जो मीडिया है वही सबसे बड़ा ताकतवर है। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था एक बार एक घटना के बारे में, अगर कहें तो घटना भी बता देते हैं हम। वो घटना भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक आईटी सेल ने चला दिया था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह में चाटा मारा। तो मोदी जी अपने आईटी सेल के लोगों को संबोधित कर रहे थे, व्हाट्सएप के एडमिन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बात गलत थी, वो अखिलेश ने ऐसा नहीं किया था, मगर आपने बात पहुंचा दी तो लोग मान गए, यही आपकी ताकत है। तो झूठ इस तरह फैलाया जा रहा है, झूठ इस तरह माना जा रहा है। एक व्हाट्सएप, एक गोदी मीडिया, ये 2 चीजें जो है इस देश में जहर की तरह काम कर रही हैं। लेकिन इस जहर को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य जितनी है उससे कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं आप। अगर ये कहीं और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर गोदी मीडिया का और व्हाट्सएप का प्रचार बुरी तरह टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी सब तरह के शेड्स देखे, किसानों की बात भी सुनी, व्यापारियों की भी सुनी, नेता हर पार्टी के, कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे वो तो ठीक है ही, लेकिन बीजेपी के नेता जो कह रहे थे वो भी हमारे लिए आश्चर्य पैदा करने वाली बात थी। वो कह रहे थे साहब हमारी तो इज्जत ही नहीं है जी। आपने देखा है कि हम लोग कितने सम्मान के साथ रहते थे, राजनीति में हमारी इज्जत होती थी, आज तो कोई सम्मान ही नहीं रहा हमारा। हम दिल्ली जाते हैं, कोई पूछता नहीं है हमें।
पहले तो हम वाजपेयी जी से मिलके आते थे, अडवाणी जी से मिलके आते थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे, प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता थे वो, जो वाजपेयी और अडवाणी जी के साथ हमने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से मिलते थे। कि आज बिल्कुल। अमित शाह जी से नहीं मिल पाते हम, तो हमारा सम्मान कहां है? और कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी तो हमारा सम्मान इससे ज्यादा होगा। जी तो स्थितियां जो हैं बहुत ज्यादा खराब हैं, और वही कारण है कि भागवत जी को ऐसा कहना पड़ा। ग्राउंड रियलिटीज जो है वो काफी हद तक दबी हुई है। अगर वो लोगों के सामने खुल के आ जाएं, और जो अमेरिका की डील के बाद आएंगी, तो डायरेक्ट चोट पड़ेगी सबके ऊपर, पेट पे, जिसे कहते हैं कि पेट पे लात। बहुत खराब मुहावरा है कि लोग कहते हैं पेट पे लात मत मारो। पेट पे लात जब पड़ेगी तो सबकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। जी राजीव जी। जी जी प्रशांत जी, समय कम है और आप सबके पास आना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें खासकर बिहार को लेकर और SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और उसमें सुनवाई, उसमें आधार भी पहचान है। और आधार की पहचान को लेकर एक कल से ये चल रहा है कि उसमें तो कहीं सिटीजनशिप का लिखा ही नहीं है। आधार में लिखा हुआ है, बिल्कुल आधार पे लिखा हुआ है कि हाँ ये आपका पहचान पत्र है, ये आपकी नागरिकता का पत्र नहीं है बल्कि पहचान पत्र है। अच्छी बात है, वही तो पहचान पत्र मांग रहे हैं, लेकिन आधार से दूरी क्यों? एक सवाल तो है, क्यों आखिर दूरी? ये आधार से दूरी क्यों, और ये जो 11 डॉक्यूमेंट हैं, इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अब इशू भी नहीं होते, यानी चुनाव आयोग उनको नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है जब इशू हुए तो तब का बताओ। तो आधार और वोटर अपना इशू किया, वोटर आईडी और राशन कार्ड, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा सुलभ तरीके से उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको आप माने, उनको समय दिया है कि वो आप एफिडेविट में दायर करके बताएं कि आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर नहीं मानना है तो मेरा अभी भी मानना है कि चुनाव आयोग इसको नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं मानेगा, क्योंकि उनका जो इंटेंट है, जो इरादा है, वो बहुत अलग है। वो इरादा क्या है, कल भी मैंने बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ उसको जी, कि बंगाल में ममता बनर्जी ने वोटर आईडी खोल दिया कि एक ही नंबर की वोटर आईडी महाराष्ट्र में भी लोगों के पास है, हरियाणा में भी है, बंगाल में भी है। डुप्लीकेट बन गया, यानी एक जो इनविजिबल वोटर है, एक अदृश्य मतदाता पैदा किया गया। उसकी संख्या कितनी हमको अंदाज नहीं है। वो अंदाज कहाँ से मिल रहा है? वो महाराष्ट्र से मिल रहा है। जब राहुल गांधी बता रहे हैं, या जो फाइंडिंग आई, राहुल गांधी तो उसी फाइंडिंग को बता रहे हैं कि 5 महीने में इतने मतदाता बढ़ गए, 57 लाख, कितने 50 लाख से भी ऊपर। कैसे बढ़ गए 5 महीने में? और उसके बाद जो मतदान प्रतिशत में जो जंप आता है शाम के 5 बजे के बाद, तो ये जो अदृश्य मतदाता है, इसको पॉलिटिकल पार्टियां कैसे ट्रैक कर सकती हैं? एक तो राहुल गांधी मांग रहे हैं कि मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट हमको दीजिए, जिसको कि मशीन पढ़ सके, मतलब कंप्यूटर पढ़ सके जी। तो ऐसा मांग रहे हैं, क्योंकि इतना लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है, लगभग 8 करोड़ तो बिहार में ही है। उसको कोई 500 लोगों की टीम भी लगा देंगे तो भी उसकी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो कंप्यूटर में न जाए। चुनाव आयोग ने ये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मशीन जब कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर डुप्लीकेट नाम, तमाम चीजें ढूंढ के निकाल देगा सॉफ्टवेयर। यही कहानी बिहार के साथ हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करेंगी, अपने BLA के थ्रू करेंगी, बूथ लेवल एजेंट के थ्रू करेंगी, या कोई कंसल्टेंसी लगाएंगी, या उनका अपना जो डिजिटल विंग है वो करेगा। तो डिजिटल विंग कैसे करेगा? चुनाव आयोग की लिस्ट को स्कैन करेगा कंप्यूटर में, लेकिन वो स्कैन करके क्या पता करेगा?
2000 जो अभी फरवरी में जो इन्होंने लिस्ट फाइनल की है उससे भी वो मैच नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस नहीं मिलेगा उसको आधार का और वोटर आईडी कार्ड का नंबर। इस रेफरेंस को, एक कड़ी को गायब किया गया है, तो ट्रैक ही नहीं हो पाएंगे। जो अध्यक्ष जोड़े जाएंगे या जिनके नाम हटाए जाएंगे उनकी ट्रैकिंग इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा कंप्यूटर में पढ़ने के लिए। आधार और जो चुनाव आयोग का आईडी कार्ड है एपिक, ये दोनों ऑनलाइन मौजूद हैं, इनकी ट्रैकिंग हो सकती है। जन्म प्रमाण पत्र की कैसे होगी? एक कागज में लिखा हुआ, एक मोहर लगा हुआ और वो साइन किया हुआ स्कैन है, वो उसको कहाँ आप सत्यापित करेंगे, किससे करेंगे? और करोड़ों लोगों के जी। तो इसलिए चुनाव आयोग उसकी ट्रैकिंग नहीं चाहता है। अब ये क्यों चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है ये हम देखेंगे आगे समय में जो बातें आएंगी, लेकिन चुनाव आयोग की मंशा ये दिख रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां या भारत का कोई नागरिक, कोई रिसर्चर उसकी ट्रैकिंग ना कर पाए। अशोका यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर अब रिसर्च नहीं कर सकेगा जब उसकी ट्रैकिंग ही नहीं होगी मतदाता सूची की, तो कहां से रिसर्च होगा उसको? तो ये इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ऑप्शन दिया है कि आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुझाव को वो चुनाव आयोग नहीं मानेगा। सुझाव यानी जो आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी इंक्लूड करने के लिए डॉक्यूमेंट में, उसको नहीं मानेगा और कोई बहाना अपने एफिडेविट में दे के उसको रुखसत हो जाएगा। जी राजीव जी जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? आखिर वोटर आईडी कार्ड की बात हो रही है, चुनाव आयोग क्या इस सिफारिश को मानेगा? प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि नहीं मानेगा। मेरा मानना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आदेशात्मक है, ये सुझाव नहीं है, और निर्वाचन आयोग को इस आदेश को मानना ही होगा। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा वाक्य उसका यह है कि इलेक्शन कमीशन विल कंसीडर। ये दोनों शब्द हैं और कानून की भाषा में ये दोनों बाध्यकारी हैं। यह निर्वाचन आयोग, और यह भी कहा है निर्वाचन आयोग ने कि अगर आप इसको शामिल नहीं करते हैं तो इसके कारण आपको बताने पड़ेंगे। आप ये भी याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में जब बहस हो रही थी और राशन कार्ड का नाम जब लिया सर्वोच्च न्यायालय ने, उस समय निर्वाचन आयोग के वकील ने उसका विरोध किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको नहीं माना। जो अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग मांग रहा है वह कितने दुरूह हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया के ही बयान में छिपा हुआ है कि अगर यह डॉक्यूमेंट आप मुझसे मांगे तो मैं नहीं दे सकता। सुधांशु धुलिया साहब कोई सामान्य नागरिक नहीं है, जागरूक नागरिक है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ संस्था में वह न्यायमूर्ति हैं, उनका यह बयान है। तो आप यह कितने दुरूह हैं, यह इसकी कल्पना आप उस वाक्य में लिखा हुआ है। अब सवाल केवल यह है कि आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे हैं। इसके इस प्रश्न का जवाब इसमें निहित है कि निर्वाचन आयोग यह समीक्षा करा क्यों रहा है। अगर यह समीक्षा करा रहा होता कि जो भी बचे हुए मतदाता, छूटे हुए मतदाता रह गए हैं, उनको मतदाता सूची में लाया जाए, ठीक है, तो वह उन अभिलेखों को मांगता जो सामान्य नागरिकों के पास उपलब्ध है। अगर वह यह कोशिश करता कि जितने गैर वाजिब मतदाता इसमें शामिल हैं उनको उससे अलग कर ले, तो वह अभिलेख मांगता जो सबके पास उपलब्ध है। वह अगर आपको शुद्ध मतदाता सूची बनानी है, शुद्ध कोई शब्द तो होता नहीं है कानून की भाषा में, नहीं, संविधान सम्मत होता है, विधि सम्मत होता है, कानून सम्मत होता है, नियमानुसार होता है। यह शुद्ध मतदाता सूची क्या होती है तो निर्वाचन आयोग बता सकता है। तो इस शुद्ध मतदाता सूची बनाने के प्रयास में जो इन अभिलेखों को अलग किया गया है, उसके पीछे कारण यह है। आज आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई ऐसा नहीं, भारत की सरकार ने एक एक जिले में कई केंद्र बना रखे हैं जो नियमित रूप से काम करते हैं। वह कार्ड आपको नहीं चाहिए,
मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग ने अभियान चला रखा है, वो आपको नहीं चाहिए। राशन कार्ड जिसके नाम पर आप 80 करोड़ लोगों को राशन, फ्री राशन दे रहे हैं, वो आपको नहीं चाहिए। आपको वो चाहिए जो लोग आमतौर पर नहीं रखते हैं। अगर आप बिहार की बात कीजिए तो बिहार में हाई स्कूल पास, सरकारी सेवाओं में पासपोर्ट धारक, जाति प्रमाण पत्र, इस सभी अभिलेख रखने वालों की कुल संख्या 14% है। पासपोर्ट केवल 2% लोगों के पास है। 3% ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में। आप जमीन का अभिलेख मांग रहे हैं, सर्वाधिक भूमिहीन लोग हैं बिहार में। और दूसरी चीज, क्या भूमिहीन व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं है? किसने आपको अधिकार दे दिया उनसे अधिकार छीनने के लिए? तो निर्वाचन आयोग की नीयत के पीछे अगर आप नीयत की व्याख्या करेंगे तो अपने आप आपको आपका ऐसे जवाब मिल जाएगा कि वो आधार कार्ड को इस सबसे हमारे सा अभिलेख है। और अगर उन लोगों के पास नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ढेर सारे लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से वो कार्ड बनवा लिया है, तो उनकी पहचान कीजिए। बिल्कुल, ये आपका काम है। और जितने अभिलेखों का भारत की सरकार आज तक क्या कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र या कोई कार्ड जारी की है क्या? जिस पासपोर्ट के आधार पर आप विदेशों में अपने आप को दावा करते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं, उस पासपोर्ट को ही भारत की सरकार नागरिकता का प्रमाण नहीं मानती। यह नहीं माना जाता कि आप भारतीय नागरिक हैं, इस बात का प्रमाण है। वो कहीं भी आप कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। वो अभी पहचान का प्रमाण पत्र है, वही पहचान का एक कार्ड अभिलेख है जी। और अगर आप जिस पासपोर्ट को निर्वाचन आयोग बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है, उस पासपोर्ट को बनवाने के लिए भी आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। आप आधार कार्ड लगाएंगे तब आपका प्रोसेस होगा रीजनल ऑफिस में। इस तरह की आप बात करते हैं आप। तो जो निर्वाचन आयोग का जो भी एजेंडा रहा था, उस एजेंडे को धूमिल कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने। और बिल्कुल सही है आपका इस कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि यह सुझाव वाला आदेश नहीं है। और अभी तक हम और आप जब बहस कर रहे हैं तो उस आदेश को आए हुए 24 घंटे से अधिक बीत गए। निर्वाचन आयोग कह देता कि नहीं, मैं नहीं मानता। बिहार राज्य में भी आप पूछ लीजिए, बिहार राज्य में अधिकांश जिलों में मैं कम से कम जितने लोगों से मैंने बात किया विभिन्न जिलों में, सब जगह वो जो फॉर्म दिया गया है उसके साथ आधार कार्ड लेकर के फॉर्म जमा होने लगा जी। सामान्य बात, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इतना आसान नहीं है जी। चुनाव आयोग जो है वो कल कोर्ट में कहा कि जब 3 डॉक्यूमेंट की बात हुई, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, तो चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड को रहने दीजिए, ये दोनों कंसीडर हम करेंगे। ये चुनाव आयोग ने कल कहा है। चुनाव आयोग लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं। हाँ, माना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। माना नहीं। वो तो बहस के दौरान दलील अपने आदेश में उसको शामिल किया, आदेश में शामिल किया, बिल्कुल। और ये सुझाव अभिषेक मनु सिंघवी का दिया हुआ था कि ये तीनों ज़रूर होना चाहिए, और जिसको जस्टिस धुलिया और बागची दोनों ने वो किया, दोनों ने वो किया। चलिए, खैर, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे हम चर्चा कर रहे थे। और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर प्रफुल्ल कोलखियान जी आपसे, और चूंकि इन तमाम मसलों को बहुत टेक्निकली आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्या लगता है आपको कि आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार बहस हुई है, और इसको लेकर ज़्यादा बहस हुई, शुरुआत से आधार कार्ड का जिक्र आया है, ये एक, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान भी है कि ये ठोस आधार है, आपके आइडेंटिटी, आपकी पहचान का इससे बेहतर आधार कुछ नहीं हो सकता, बेस कुछ भी नहीं हो सकता जो आधार कार्ड आपके पास है। और ऐसे में क्या यहाँ पर एक दबाव, एक प्रेशर में है चुनाव आयोग? प्रफुल्ल कोलखियान जी। जी, मैं निश्चित रूप से दबाव में है, और उसे मुझे तो ये लगता है कि वो मान जाएंगे। और 2 संवैधानिक संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था दूसरे को रास्ता देती है, तो उन्होंने रास्ता दिया है कि किस प्रकार से आप जिस संकट में फंसे हैं उससे अपना पांव निकालिए। देखिए, आधार जो है सो एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाएबल है और क्विक वेरीफाएबल है, और जो हमारा जिसको बोलते हैं कि QRS, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, उसमें होता है, वो तुरंत वेरीफाएबल हो सकता है, और पूरी की पूरी आइडेंटिटी है। नागरिकता का तो कोई भी पहचान पत्र नहीं है। लेकिन यहाँ अभी जो भारत सरकार काम कर रही है वो ये कि आधार से बहुत सारी चीजें लिंक्ड हो गई है, और आधार जनता के हाथ में एक अधिकार और हथियार की तरह आ गया है।
वे धीरे धीरे इसको डिवेलुएट करना चाहते हैं। सारा डाटा तो उनके पास है ही। अभी मीडिया में देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि 126% सेचुरेट कर गया है, और सीमांचल के किसी इसका वो बता रहे थे। अब उनको पता नहीं है कि जिस रेफरेंस से 126% आप निकाल रहे हैं जिस बेस डाटा से, वो बेस डाटा ही अपडेट नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए यह नहीं पूछा जाता है कि जनगणना में आपका नाम गणित हुआ है कि नहीं, परिगणित है कि नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। आधार के लिए तो ये नहीं देखा गया था। दूसरी बात है कि 5 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड बनता है, जो कहीं गणना में नहीं है। तो 100 की आबादी वाली जगह में अगर 126 का आधार कार्ड बन जाता है तो ये किसी भी तरह से उसकी मतलब फ्रॉड होने की या गड़बड़ की आशंका को पुष्ट नहीं करता है। तो तरह नहीं, की ये बात बोल एक रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि बच्चे, यहाँ तो बिल्कुल बच्चों की भी, और वो जो कह रहे हैं वहाँ पर वोटर इतने हैं, आधार इतने हैं। भाई वोटर और आधार में फ़र्क है ना। वोटर्स जो होंगे वो 18 साल के ऊपर के होंगे, 18+ वाले जी, हैं, जो 18 साल के हो गए उनके हैं, और आधार तो बच्चा का भी है जी। ये तो खैर ये फर्जी। देखिए प्रफुल्ल साहब, ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, गोदी मीडिया में उसको दिखाया जा रहा है। और जैसे आधार की बात भी आई तो बताया जाने लगा कि आधार तो पहले से जोड़े हुए हैं, आधार पहले से जोड़े हुए। 16 नंबर पेज में ऑप्शनल लिखा हुआ, आधार नंबर आप वहाँ लिखिए, ऑप्शनल है आधार नंबर। आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो 11 पॉइंट है, उसमें आधार कहाँ है? वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो उनकी बातों में पढ़ेंगे जो पूरे देश को जो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और शकील जी कह रहे थे जैसा कि चाहे वो गोदी मीडिया हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, यही दोनों के चक्कर में पड़ के आज के युवा बर्बाद हो रहे हैं। और लेकिन समझ भी रहे हैं युवाओं को। अब समझ में आ रही है बात कि कैसे बरगलाया गया है। अब बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। 2022 के अधिनियम में तो ड्राइविंग लाइसेंस को रखा गया है, यहाँ नहीं रखा गया है। और ये 2022 का ही अधिनियम है। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग पासपोर्ट की बात बोल रहे हैं, ये ठीक है कि जब आधार कार्ड नहीं था तब भी पासपोर्ट बनते थे। आज भी आधार कार्ड लिया जाता है। पासपोर्ट सिर्फ आधार देने से नहीं बनता है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बहुत सारा क्लियरेंस होता है, तब जाकर के बनता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। हमारे देश में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र, कोई कार्ड नहीं देता है सरकार अपने नागरिक को, क्योंकि जो सिटीजनशिप राइट है उस पर तो बहुत सारी बातें कही गई है, संविधान सभा से लेकर के अभी तक। उतनी बात करने के लिए अभी हमारे पास न समय है, न जगह है, न जरूरत। हम लोग समय ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर चल रहे हैं। जी। तो ये है, खाली अगर 60 सेकंड का समय अगर दे सकें तो मैं मोदी जी के बारे में। देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे तो वो इसलिए नहीं बने थे कि वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। वो इसलिए बने थे कि भाया ललित मोदी, पंकज, ये गोपीनाथ मुंडे ने उनको, अडानी वगैरह ने, सबको पूंजीपतियों ने उनको सपोर्ट किया था। उनकी इंटरनल मुहिम ये चली थी कि जिसको पूंजी कॉर्पोरेट जगत सपोर्ट करेगा वही कैंडिडेट होगा। और अडानी जी को वो सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे, और आज तक गोपीनाथ मुंडे की हत्या का पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। कोई कमीशन, कोई जांच, मुझे नहीं पता कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ मुझे तो कम से कम नहीं मालूम है कि उनकी हत्या कैसे हुई है। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जब भी हो तो उनके भाया, उनके मार्फत जो है सो इनको ये दिया गया। इनकी वरीयता पसंद हुई और उसमें सभी लोगों ने इनको किया, और अडानी जी को वह सपोर्ट नहीं मिला। और आरएसएस के सामने भी ये बात रखी गई थी, तभी इनको इनकी स्वीकृति हुई। ये शुरू से लेकर के एक आरएसएस के भीतर भी एक अधिक महत्वाकांक्षी और संगठन के अनुशासन को तोड़ने वाले लोग के रूप में जाने जाते हैं। तो खैर जो भी हो, तो अभी जो जैसा कि अमरेंदु सर ने कहा कि देखिए, हमारी इच्छाओं से नहीं, राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है, और परिस्थितियों के पलटने में क्षण भर देरी नहीं लगती है। दो ए में से एक ए तो ऑलरेडी अमेरिका या ट्रंप के पाले में जा चुके हैं सर। हम किस टेरिफ वार की बात कर रहे हैं? और दूसरे के जाने में बहुत देर न होगी। उनकी गर्दन जिस ढंग से फंसी हुई है, इन तमाम स्थितियों को देख रहे हैं। अब ये इनको बचाएंगे कि वो उनको बचाएंगे वाली स्थिति है। देखिए आगे क्या होता है कि परिस्थितियां किस प्रकार करवट लेती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि परिस्थितियां इनके समर्थन में नहीं है, इनके अनुकूल नहीं है, और ये मध्यावधि चुनाव की तरफ ये बढ़ेंगे सर।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया आप तमाम साथियों का। आप लोगों ने और बहुत गंभीर मसले पे, अलग अलग मुद्दों पे बात की, और उसमें बहुत कुछ अभी बाकी है जिस पे चर्चा होना, आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। समय ज़्यादा